नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आपराधिक कानून के बारे में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं और सेक्शंस और 23 चैप्टर्स हैं, यानी कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 1862 में ये पूरी तरह से लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक का संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसीलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत के मुख्य आपराधिक कोड है। इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और क्या जुर्माने का प्रावधान है, वो भी जानकारी देता है। ये तो ठीक है, आपराधिक कानून पर बुनियादी जानकारी, ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर आपराधिक कानून से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपराधिक कानून से जुड़ी हुई आज हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन इस बीच अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। तो यादव जी, पहला सवाल मेरा आपसे, भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या है और किस पर आपराधिक कानून आधारित है? नेहा जी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यायिक अपराध कानून के जो मुख्य सोर्स है वो लॉर्ड मकौली द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड है। और ये सही है। हमारा जो आपराधिक कानून है ये इंग्लिश लीगल सिस्टम से लिया गया है, इंग्लिश लीगल सिस्टम से। तो जहाँ जो ब्रिटेन में जो इंग्लिश आपराधिक जो सिस्टम है सेम वैसा ही भारत में है, लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो भारत में सन 1860 में आईपीसी इंडियन पिनल कोड लाया गया। दूसरा 1868 के अंदर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि एक प्रोसीजरल कोड है जिसके अंदर ये सब दिया गया है कि कैसे एक एफआईआर दर्ज होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, बेल के क्या प्रोविजन है, ऐसे काफी उसके अंदर बड़ा विस्तार में दिया गया और किस प्रोसीजर से उसको फॉलो किया जाएगा। 1973 में 1973 में एक जरूरत महसूस हुई कि इस कानून को जो कि जो 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 प्रेजेंट सिनेरियो था उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो उसमें कुछ बदलाव लाए गए। उसके अकॉर्डिंग उसमें 1973 में चेंजेस किए गए, जो कि एक मुख्य सोर्स है हमारे आपराधिक कानून का। भारत के अंदर आईपीसी के अलावा और भी कानून है, जैसे दहेज निरोधक कानून है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कानून है। ऐसे बहुत से क्रिमिनल कानून है जो अलग अलग जो विषयों के ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया चलाते हैं और एक अपराधी को उसके अपराध का उसको कंट्रोल करते हैं और उसमें सजा का प्रावधान दिया गया हुआ है। ठीक है सर, ये बताइए कि सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, इससे क्यों लागू किया गया? सीआरपीसी जो है एक भारत में एक ऐसा व्यापक प्रतिक्रियात्मक कानून है जो आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और उसकी एडजुडिकेशन इसको नियंत्रित करता है। हाँ। ये 1973 में यानी कि 1898 में जो लागू हुआ था उसको 1973 में रिप्लेस किया गया, उसको बदला गया ताकि पूरे देश भर में आपराधिक
जो प्रक्रिया है उनका आधुनिकीकरण और मानकीकरण किया गया था। यानी कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जैसे फॉरेंसिक जांच इसके अंदर ऐड की गई है, डिजिटल जो व्यवस्था आई हमारी जो बाद में आई थी, क्योंकि 1898 जब में ये सीआरपीसी कानून आया उस समय ये चीजें मौजूद नहीं थी। तो उसको जो आज का जो करंट सिनेरियो है, जो मॉडर्नाइजेशन हुई है, तो समय के अनुसार 1973 में उसमें बदलाव किया गया। और बाद में भी सीआरपीसी में कई बार बदलाव किया गया। जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे उसमें बदलाव किया गया। अब सीआरपीसी क्यों लाया गया, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात है कि इसका उद्देश्य सभी आपराधिक मामलों पर लागू एकल संहिता प्रदान करके, यानी कि एक यूनिफॉर्म कोड जो लेकर आए पूरे भारत में आपराधिक प्रक्रियाओं में एक रूपता और स्थिरता स्थापित करना था, इसका जो मुख्य लक्ष्य था। दूसरा, सीआरपीसी ने आपराधिक न्याय ने कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए जांच, परीक्षण और अपील की एक पूरी जो ऑर्गेनाइज प्रक्रिया शुरू की। तीसरा, इसमें गिरफ्तारी, पूछताछ, जमानत, परीक्षण, अपील, इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित की ताकि अभियुक्त या पीड़ित या गवाह उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। और चौथा, ये बदलते जो सामाजिक आवश्यकता थी उसके अनुकूल इसको बनाया गया। और जैसी जरूरतें थी, जो कानूनी सिद्धांत थे उस समय के या आज के समय के, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी कि जो इंटरनेशनल कोड थे उनको भी इसके अंदर प्रतिबिंबित किया गया। पांचवा ये था कि इसको आधुनिकीकरण यानी कि इसको मॉडर्नाइज करना था। सीआरपीसी ने आपराधिक जांच और परीक्षणों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य और फॉरेंसिक प्रक्रिया के उपयोग जैसी आधुनिक जांच तकनीकों की शुरुआत की। कुल मिलाकर सीआरपीसी ने भारत में एक निष्पक्ष, कुशल और ट्रांसपेरेंट आपराधिक न्याय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए ये इसको लागू किया गया। और काफी हद तक जिसमें जो सीआरपीसी अपना काम बड़ा अच्छे से कर रही है। और एक ये ऐसा प्रोसीजरल कोड है जिसके तहत सारे आपराधिक मामले यानी कि सभी जो प्रोसीजर है वो यूनिफाइड किया गया सीआरपीसी के तहत, ताकि सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जी, ठीक है। भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड आईपीसी क्या है? भारतीय दंड संहिता भारत की एक प्रमुख आपराधिक संहिता है जो ब्रिटिशर्स 1860 में इसको लेके आए थे, इन्होंने इनेक्ट किया था। ये विभिन्न अपराध को परिभाषित करता है और उनको दंड भी ये निर्धारित करता है, यानी कि सजा का प्रावधान भी है और उनको परिभाषित भी करता है कि इस जो पर्टिकुलर एक ऑफेंस किया गया उसकी क्या डेफिनेशन है। आईपीसी में व्यक्ति, संपत्ति, राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध अपराधों सहित एक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला इसके अंदर शामिल है। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो उसमें अलग अलग एक प्रोविजन दिए गए हैं, उसमें सजा के प्रोविजन भी है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है उसके बारे में बताया गया है। मोरलिटी उसके बारे में बताया गया है। और जो निजी है यानी कि किसी को मारते हैं, पिटाई कर देते हैं, मर्डर हो जाता है, उसके लिए एक अलग से उसमें सारे प्रोविजन दिए गए हैं। ये भारत में आपराधिक कानून की आधारशिला के रूप में ये कार्य करता है, यानी कि एक फाउंडेशन जो क्रिमिनल लॉ की एक फाउंडेशन है आईपीसी। तो आईपीसी में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आईपीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सही बताइए कि सीआरपीसी या आपराधिक संहिता के तहत जांच की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? जी नेहा जी, भारत में सीआरपीसी के तहत जांच प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। उदाहरण के लिए अगर कोई चोरी होती है तो पीड़ित या गवाह पुलिस को सूचित करता है, फिर पुलिस जांच करती है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस गवाहों के स्टेटमेंट लेती है, उनका फोरेंसिक एनालिसिस यानी कि फोरेंसिक विश्लेषण होता है, फिंगरप्रिंट के नमूने लिए जाते हैं, डीएनए के नमूने लिए जाते हैं। और ये जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं इनको एकजुट करने के बाद और अपनी जांच को पुलिस आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान प्रतियात्मक सुरक्षा उपायों को बनाए रखा जाता है, जैसे अभियुक्त यानी अक्यूज को उनके अधिकारों के बारे में भी पुलिस को बताना होता है।
और उनको उचित उपचार सुनिश्चित करना भी उसके अंदर एक शामिल है। उदाहरण के लिए यदि कोई संदिग्ध यानी कि कोई किसी के ऊपर संदेह है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। हाँ। तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी के कारणों और उनके कानूनी प्रतिनिधित्व यानी कि वो उनको बताया जाता है कि आप एक लॉयर भी नियुक्त कर सकते हैं, एडवोकेट अपने डिफेंस में। तो उनके इस तरह उनको बताया जाता है और जांच अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित प्राधिकारी से उचित प्राधिकरण के साथ तलाशी और जब्ती कानून रूप में लिए जाए। यानी कि उनको बताया जाता है कि भाई आप तलाशी कर रहे हैं, कोई भी जब्ती कर रहे हैं, उनसे कोई भी कॉन्फिस्केट करना चाह रहे हैं, उनको पहले बताया जाता है कि क्या कानून है और कैसे अगर आप नहीं इसमें आप इसमें नहीं अपना योगदान देते तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सब उनको बताया जाता है। सीआरपी की जांच को समय पूरा करने का भी आदेश देता है। जैसे किसी भी अपराध में 60 दिन या 90 दिन के अंदर चालान सबमिट करना होता है। अगर उनके जो इन्वेस्टिगेशन ये लग रहा है कि अपराध किया गया है, तो एक समय सीमा दी गई है ताकि उस समय सीमा में रहते हुए जांच अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगर उसको अपर्याप्त सबूत मिलते हैं यानी तो वो उसको बंद कर देता है, यानी क्लोज कर देता है, एफआईआर लगा देते हैं, या आरोपी को फंसाने के जैसे उसको लगता है कि ये अक्यूज इसमें शामिल है, तो वो चार्जशीट दाखिल करता है। जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है तो मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके दौरान अभियुक्त यानी अक्यूज को अपने बचाव में भी प्रस्तुत करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और गवाही होती है, ताकि उसके हिसाब से न्यायालय अपना निर्णय देता है। जी सर, ये भी बताइए कि क्या है नजरबंदी से जुड़े हुए नियम? जी, भारत में हिरासत से संबंधित कुछ मुख्य नियम है जो हमारा संविधान और विभिन्न कानून और जो विनियम रूल्स हैं उनके द्वारा ही शासित होते हैं। जैसे भारत का संविधान मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। जैसे आर्टिकल 22 है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसको ये बताया जाए कि आपके गिरफ्तारी का आधार क्या है, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे आर्टिकल 22 में दिया गया है। उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना कानूनी व्यवसाय अपना यानी एडवोकेट, आप अपना एडवोकेट हायर कर सकते हैं, उनको ये बताया जाता है। और उनको जैसे एडवोकेट से परामर्श करने, एडवोकेट से मिलने, ये भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो अपना बचाव कर सके और अपने खिलाफ जो भी आरोप आए हैं उनसे बच सके। तीसरा, 24 घंटे के अंदर यानी कि कोई भी गिरफ्तार होता है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ऐसा नहीं है पुलिस किसी गिरफ्तार कर लिया तो उसको अंदर ही रखेंगे, उसको वहां पेश करना होता है। और फिर ये कोर्ट की यानी मजिस्ट्रेट की मर्जी है कि उसकी आगे उसको रिमांड दिया जाए या कहा जाए कि आप अपना जमानत लगाएं ताकि उनको जमानत मिल सके। दूसरा, सीआरपीसी गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। ये गिरफ्तारी के आधार और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें वारंट जारी करना, गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार ये शामिल है। कुछ ऐसे भी हमारे देश में कानून है जिसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और तस्करी की रोकथाम के लिए जो कानून बनाए हैं, उनके बिना किसी मुकदमे से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं। जैसे एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, MISA, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, और सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA। इसमें क्या है कि बगैर वारंट के, बगैर किसी उसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं। जी, फिर जो मनमाने ढंग से जैसे पुलिस करती है गिरफ्तार, जिसमें कोई FIR नहीं हुई है, जैसे वो कानून के तहत FIR करना जरूरी है या वारंट से अरेस्ट करना जरूरी है, तो कई बार क्या होता है कि ना FIR होती ना वारंट होती, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसको रोकथाम करने के लिए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होती है। जो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, जो कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं ताकि मनमाने ढंग से जो भी हिरासत हुई है उसके तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जाके अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए
आपका। और आपराधिक कानून से जुड़े हुए बात आज हम कर रहे हैं, तफसील से जानकारी दे रहे हैं। यादव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनरेश यादव जी, ये बताइए कि संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध का शमन या कंपाउंडिंग एन ऑफेंस करने का क्या मतलब रहता है? कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस किसी के तहत, यानी कि किसी भी ऑफेंस का शमन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जो विक्टिम को और एक्यूज के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है, या ये कहें कि एक मौका देते हैं कि अगर उनको लगता है कि दोनों पार्टीज में एक सहमति बनती है कि आगे उनको ये क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है उसको नहीं चलाना है, तो वो सर्टेन कंसिडरेशन यानी कि कंपनसेशन या कोई भी टर्म्स कंडीशन जो दोनों पार्टी के बीच तय हुई है उससे सीआरपीसी की धारा 320 के तहत वो इसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं, यानी कि चार्जेस ड्रॉप कर सकते हैं, यानी उसके बाद उन पे आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और वो ऑफेंस वहीं खत्म हो जाएगा। तो धारा 320 सीआरपीसी में किन किन ऑफेंस में कंपाउंडिंग दी जा सकती है, ये एक विस्तृत रूप से उसके अंदर दिया गया है कि जो भी जिनका नेचर ऑफ ऑफेंस यानी कि जो क्राइम है वो सीरियस नेचर का नहीं है, या एक तरह से जो डिस्प्यूट है वो एक प्राइवेट डिस्प्यूट है और विक्टिम चाहते हैं कि उसको अक्यूज को माफ कर दिया जाए और आगे कार्रवाई नहीं की जाए, तो ये धारा 320 सीआरपीसी के तहत दिया गया है ये प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में विक्टिम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, जिसमें अक्यूज की कंसेंट होती है कि हम आपस में ये कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये मामला कंपाउंडिंग के लायक है तो उनके जो चार्जेस है वो ड्रॉप कर देते हैं और जो प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट हो जाती है उसके बाद। तो जो ये मैकेनिज्म है कंपाउंडिंग ऑफेंस, ये एक तरह से जो आपस में भाईचारा बना रहे एक एमिकेबल रेजोल्यूशन है डिस्प्यूट का, और जुडिशरी पे भी ये जो बर्डन है उसको कम करता है, क्योंकि एक केस चलेगा तो लंबी कार्रवाई होती है उसमें, तो कोर्ट के पास भी काफी काम इकट्ठा हो जाता है। तो जो छोटे मोटे अपराध हैं उनको कंपाउंडिंग का एक ये 320 सीआरपीसी के तहत एक प्रोविजन दिया गया है, ताकि अपने जो अपराध हैं, छोटे मोटे अपराध हैं या भाईचारा स्थापित हो गया है दोनों के बीच में, या कोई भी हमारे सोसाइटी के जो व्यक्ति हैं या रिश्तेदार हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से ये खत्म हो रहा है, तो इसमें ये क्लोजर हो जाती है। और एक तरह से ये जो 320 सीआरपीसी है, तो ये इसमें एक कंपाउंडिंग का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, बताइए कि जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई बयान दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए कबूलनामे या बयान को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 164 में रेखांकित की गई है। ये प्रक्रिया है कि कोई भी कबूलनामा हो वो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अधिकृत मजिस्ट्रेट के द्वारा ये किया जाना चाहिए। ये मजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जी। दूसरा, कबूलनामा को जब रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट को आरोपी को यह समझाना चाहिए कि वे जो भी बयान दे रहे हैं उसके लिए वो बाध्य नहीं है और कोई भी बयान उनके खिलाफ इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है। हाँ। तो ये जो कबूलनामा है ये अभियुक्त की बिना प्रलोभन, धमकी या पक्षपात से उसके स्वेच्छा से यानी कि उसकी मर्जी से रिकॉर्ड किया जाता है। जब ये कबूलनामा रिकॉर्ड किया जाता है तो आरोपी की जो लैंग्वेज है, जैसे कोई हिंदी बोलता है या कोई तमिल बोलता है, तो उसकी अपनी लैंग्वेज में ही इसको लिखा जाता है। अगर उसकी अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता तो जो भी लिखा है उसको पढ़ के बताया जाता है कि ये लिखा गया है, तो क्या आपने ये जो लिखवाया है वो सही है, और अगर सही है तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वो उस पर हस्ताक्षर करता है। जब अक्यूज अपना हस्ताक्षर कर देता है तो मजिस्ट्रेट अपने साइन और स्टैम्प दोनों उसमें करते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है ये दो गवाह यानी कि दो विटनेस की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं। तो सीआरपीसी की जो धारा 164 के द्वारा लिया गया बयान एक सबूत के तौर में अदालत में एडमिसिबल है, यानी कि अदालत में स्वीकार्य है। जी।
सर ये बताइए कि सीआरपीसी के तहत मौत पर जांच रिपोर्ट क्या होती है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 174 के तहत इसमें ये दिया गया है। ये ऐसा दस्तावेज है जो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल और संदिग्ध यानी कि डाउटफुल जो मौत होती है उनसे जुड़े मामलों में ये तैयार किया जाता है। ये जांच करने के बाद तैयार किया जाता है, यानी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तब इसको तैयार करते हैं, जिसमें आमतौर पर मृतक के शरीर की जांच यानी कि उसकी जो डेड बॉडी है उसकी जांच की जाती है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं और जितने भी जो वहां पे एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जाता है। और जब इस जांच रिपोर्ट का जो उद्देश्य है ये कि मौत का क्या कारण रहे हैं, मौत का क्या तरीका और किस परिस्थिति में मौत हुई है, मृतक की पहचान की जाती है, जो चिकित्सा का निष्कर्ष है वो लगाया जाता है। इसके साथ गवाहों के बयान होते हैं, घटनास्थल पर यानी कि जो सीन ऑफ एविडेंस है उसका अवलोकन किया जाता है और जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए जैसे निष्कर्ष है वो भी उसके अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट में शामिल किया जाता है जी। तो ये जो जांच रिपोर्ट है सीआरपीसी में इसका उल्लेख किया गया है और आमतौर पर जो मजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिस अधिकारी जो इसमें नियुक्त किए गए हैं जांच के लिए उनकी इसमें रिपोर्ट लगती है। तो जांच रिपोर्ट जो मौत से संबंधित कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आगे जांच के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई है या किसी को कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जी ठीक है सर, ये बताइए कि असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध क्या होता है? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराधों की गंभीरता और बिना वारंट के जो गिरफ्तारी होती है उसमें पुलिस के अधिकार पर संज्ञेय या असंज्ञेय के रूप में वर्गीकृत यानी कि उनको डिस्क्राइब किया गया, अलग अलग उनको बांटा गया है। संज्ञेय अपराध वो गंभीर अपराध है जिनके लिए पुलिस को बिना वारंट अक्यूज को गिरफ्तार करने और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू करने का अधिकार है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, ये ऐसे कानून है जिसमें उनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है पुलिस को और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। गैर संज्ञेय अपराध ये कम गंभीर अपराध होते हैं जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू भी नहीं कर सकती। इसके ये जैसे होता है मानहानि के दावे, साधारण हमला, आपराधिक अत्याचार, धोखाधड़ी, इस टाइप के मामले गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ये आते हैं। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को समझने के लिए आईपीसी में विभिन्न प्रकार के अपराध से निपटने के लिए और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत रूप से दिया गया है जी शेड्यूल में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। रामनरेश यादव जी, आपने बहुत विस्तार से हमें संबंधित जानकारी दी है क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय से संबंधित आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपराधिक कानून के बारे में आज हमने जानकारी ली है और अपने दर्शकों को इससे अवगत कराया है कि आपराधिक कानून क्या होता है और क्या कुछ इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स रहते हैं, कैसे आप इस कानून में फंस जाएं तो कैसे निकले और क्या कुछ इसके अंदर कानूनी प्रावधान है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।